मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। बड़ी खबर यह है धमतरी से, जहां पर अवैध खनन पर बवाल मच गया और यहां पर सड़क पर कांग्रेस के विधायक उतर आए हैं। अवैध परिवहन में लगे ट्रकों को रोक दिया गया है और मौके पर राजस्व विभाग की टीम भी अब पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अवैध रूप से परिवहन चल रहा था और अवैध रूप से ही खनन किया जा रहा था और इस ट्रक को रोक दिया गया। देख लीजिए ये नंबर आपको महाराष्ट्र का नंबर है, MH30 की सीरीज से ये नंबर शुरू हो रहा है और राजस्व विभाग की टीम भी अब मौके पर पहुंच गई है। सड़क पर कांग्रेस के विधायक भी उतर आए हैं अपने समर्थकों के साथ। अवैध परिवहन में लगे ट्रकों को रोक लिया गया है और अब राजस्व विभाग की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है स्थिति को संभालने की कोशिश। MH30BD7099 ये इस ट्रक का नंबर है जो महाराष्ट्र पासिंग, ये नंबर बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है और विधायक अपने समर्थकों के साथ इस वाहन को उन्होंने रोक लिया है और अवैध खनन किया जा रहा था, ये आरोप लगाया जा रहा है। और देखिए ये रेत जो है ये अवैध रूप से ले जाई जा रही थी, अवैध रूप से इसका परिवहन हो रहा था, ये भी कहा जा रहा है। और कांग्रेस विधायक ओमकार साहू ने आमदी में हाईवा और ट्रकों को रोककर जाम कर दिया। रेत के अवैध परिवहन पर बवाल मचा और धमतरी राजस्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे। और राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। 8 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और इसमें PSC परीक्षा नियंत्रक को भी हटा दिया गया है। आरती वासनिक को हटा दिया गया है उनके पद से। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। PSC परीक्षा नियंत्रक के तौर पर आरती वासनिक काम कर रही थी, जिन्हें हटाने का काम किया गया। बड़ी खबर रायपुर से। और रायपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर बड़ी खबर यह है कि हड़ताली कर्मचारियों को अब तनख्वाह मिलेगी। हड़ताल की अवधि का भी वेतन दिया जाएगा। हजारों कर्मचारियों को इससे फायदा हो पाएगा। इन्होंने हड़ताल की थी और इस दौरान सबसे बड़ी समस्या यही कि हड़ताल पर गए तो वेतन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर फैसला हो गया। हड़ताल की अवधि का वेतन इन कर्मचारियों को दिया जाएगा। और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर 22 फरवरी को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इसकी तैयारी कर ली है। बस्तर, रायपुर और बिलासपुर क्लस्टर की बैठक भी होगी। लोकसभा चुनाव करीब है और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। क्लस्टर की बैठक में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने जानकारी दी है कि 22 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर दौरे पर आने वाले हैं। तो महासंग्राम 2024 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन 22 तारीख को हो रहा है। पहले बस्तर क्लस्टर की बैठक लेंगे 11 बजे, उसके बाद बिलासपुर क्लस्टर और रायपुर क्लस्टर, 3 क्लस्टर की बैठक एक ही दिन में होगी और रात्रि को यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। क्लस्टर की बैठक है, एक आम सभा भी है और बुद्धिजीवी सम्मेलन भी होगा इसमें। वहीं छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलने वाली है और ये सौगात मिलेगी आने वाली 20 फरवरी को। ये बड़ी सौगात क्या होगी? बड़ी सौगात है IIT भिलाई का उद्घाटन किया जाना है। PM मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन यानी कि शुभारंभ करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में CM विष्णुदेव साय भी शामिल होने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ को ये 20 तारीख को एक बड़ी सौगात IIT भिलाई के रूप में मिलने वाली है। रूप में एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। हमारे साथ में डायरेक्टर जो है राजीव प्रकाश सर मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर किस तरह का प्रोग्राम? ये 20 फरवरी को राष्ट्र को समर्पित हो रहा है हमारा IIT भिलाई का नया कैंपस और यहाँ पर फिजिकल और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको ऑनलाइन जम्मू से करेंगे, इनका डेडिकेशन ऑफ दिस कैंपस टू द नेशन। और यहाँ पे फिजिकल में हमारे ऑनरेबल CM और उनके साथ और भी जो गणमान्य हैं वो लोग यहाँ उपस्थित होंगे। ये कल प्रोग्राम 20 फरवरी को करीब 11 बजे सुबह
रखा गया है। सर, कितनी बड़ी सौगात मान सकते हैं आप प्रदेशवासियों के लिए या मध्य भारत के लिए कहा जाए? ये एक बहुत बड़ी बात है। जो हम पहले भी कहते आए हैं कि किसी राज्य में IIT का आना या होना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि IIT एक नॉलेज सेंटर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जहाँ पर JEE से और भी बच्चे आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर को नए रेलवे स्टेशन की सौगात भी देंगे। नए स्टेशन का भूमि पूजन 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्चुअली होगा। सांसद शंकर ललवानी ने पीएम का धन्यवाद किया और कहा कि नया रेलवे स्टेशन इंदौर की 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन को स्काई वॉक और मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा और एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इंदौर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनने जा रहा है। 26 फरवरी को प्रातः 11:15 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी इंदौर रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। आने वाले 50 वर्षों में जो इंदौर रेलवे स्टेशन की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते ये स्टेशन बनाया जा रहा है। इधर कवर्धा को भी सौगात मिलने की बारी है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के नए भवन की सौगात मिल जाएगी कवर्धा को। प्रधानमंत्री मोदी इसका भी वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं। कुल 20 करोड़ 56 लाख रुपए इसकी लागत आई है, जिससे यह भवन तैयार किया गया है और नए भवन में छात्रों को सभी सुविधाएं मिल पाएंगी। केंद्रीय विद्यालय महाराजपुर कवर्धा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह है, जिसकी तैयारियां चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल मोड में इसका उद्घाटन करेंगे 11 बजे और स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ उपस्थित होंगे। तमाम जानकारियाँ, तमाम तैयारियाँ हो चुकी है। स्थानीय सांसद हमारे माननीय संतोष पांडे जी होंगे, विधायक महोदया होंगे और बहुत से हमारे क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से भी ऑफिसर्स आएंगे। कवर्धा जिले को आज नए केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलने जा रही है। इसका संचालन तो काफ़ी पहले अस्थायी रूप से किया जा रहा था, लेकिन अब ये सर्व सुविधा युक्त भवन में शिफ्ट होने जा रहा है और इसका वर्चुअली जो है लोकार्पण वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर से करने वाले। देश और प्रदेश को कई सौगातें मिलेंगी। इसी कड़ी में कवर्धा का केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है, जहाँ सर्व सुविधा युक्त महाराजपुर में इसका निर्माण किया गया है और इसमें छात्रों को इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। विस्तार से ऐसी भवन का जो कई ऐसे फैकल्टी हैं जिनकी सुविधा उस अस्थायी भवन में नहीं मिल रही थी, जो केंद्रीय विद्यालय के नए भवन में मिलेगी और पढ़ाई जो है बेहतर से बेहतर होगी। ये उम्मीद के साथ कल इस जो केंद्रीय विद्यालय है उसका लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें स्थानीय सांसद संतोष पांडे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। छत्तीसगढ़। और इधर भोपाल में ओलंपिक संघ के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। सीएम ने कहा कि एमपी के खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम रोशन करें, यही उम्मीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम की नई शिक्षा नीति में खेल को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और इस फैसले को सीएम ने ऐतिहासिक बताया। इस कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग, कैलाश विजयवर्गीय, रमेश बिंदुला आदि शामिल हुए। देखिए, खेल संघों को लेकर के आज जो आयोजन हुआ था और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा जिस प्रकार से खेलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैंने कहा है कि जिस भी खेल संघों का कोई अनजान होगा वो जरूर दिलाएंगे और ओलंपिक संघ को अच्छे कार्यक्रम कराने के लिए कुछ धनराशि की घोषणा भी की है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलों को लेकर के जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माहौल बनाया है, निश्चित रूप से हर एशियाड ओलंपिक में हमारे बच्चे आगे बढ़े, सभी विधाओं में अच्छे से खेले। रायपुर में दीपक बैच की तरफ से बयान आया है कि इस महीने के आखिर में CEC की बैठक बुलाई जा सकती है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर कोई फैसला भी लिया जा सकता है और कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि PCC चीफ दीपक बैच ने एक बयान दिया है और कहा है कि इस महीने के आखिर में CEC की बैठक हो सकती है। PEC बैठक हो चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक हो चुकी है। संभवतः आलाकमान जल्दी ही AICC का CEC का बैठक शायद इस महीने के अंत में हो सकती है और जब CEC का बैठक होगा बहुत सारे सीटों के नामों का संभवतः ऐलान हो जाएगा और कई सीटों में नए चेहरों को मौका मिलेगा और कई सीटों में हो सके अनुभव चेहरों को भी मौका मिले। लेकिन अगर दोनों को देखा जाए तो विनेबल ही हमारा मेन मकसद रहेगा और विनेबल कैंडिडेट ही हम लोग लोकसभा में मजबूती के साथ उतारेंगे।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान आया। आगामी चुनाव की तैयारियों के बीच उन्होंने पिछले चुनाव का जिक्र किया और कहा कि पार्टी में एकजुटता नहीं होने की वजह से हम हारे थे और अब जब चुनाव है तो हमें संभल जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस फिर से हारेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बीत चुका है, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ऐसा बयान दिया है जो एक बार फिर चर्चा का विषय बन सकता है। सिंहदेव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार की वजह पार्टी में एकजुटता का नहीं होना था। ये बात उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच कही। उनके सर्वे में क्या था और लोगों ने सर्वे कराए, नेशनल लेवल के भी सर्वे हुए, वो किसने कराया मैं नहीं जानता। वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि टिकट वितरण सिर्फ मेरे कहने पर नहीं हुआ। भूपेश बघेल ने भी सर्वे करवाया था, केंद्रीय टीम ने भी सर्वे करवाया था, लेकिन एकजुटता नहीं होने की वजह से हम हार गए। पार्टी की खामियों और कमजोरियों पर वार करने वाले सिंहदेव ने आम चुनाव से पहले नसीहत भी दी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना जीत मुश्किल होगी। हम जब तक सार्वजनिक तौर पे उसको स्वीकार करके और सही दिशा में एक होकर आगे चलने की नहीं सोचेंगे तो हम अपने घर को अच्छे से संभालने की स्थिति में नहीं आएंगे। स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये हमें कमी रही। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम यही नहीं रुके। उन्होंने जब पार्टी की कमजोरियां उजागर की, बिखराव की बात भी कही तो एकजुटता का भी संदेश दिया। लगे हाथ मौजूदा हालात में 5 से 6 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। लोकसभा में हम कम से कम 6 सीटों में तो अच्छे चुनाव की स्थिति में दिख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सिंहदेव लोकसभा में वापसी का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी के मुखिया विष्णुदेव साय कह रहे हैं प्रदेश में 11 सीट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी सीट पर बीजेपी का मुकाबला कर सके। आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों को करना है और 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देना। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले टीएस सिंहदेव का ये बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन सकता है। हालांकि उन्होंने पार्टी को एकजुटता का भी संदेश दिया और इस बार लोकसभा सीटें बढ़ने की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना है बीजेपी के मिशन 11 के आगे सिंहदेव का दावा कहां तक दम लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर चाचौड़ा में पहुंचे थे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया कि किसी को भी सांसद निधि नहीं दूंगा। राज्यसभा के सांसद भी हैं दिग्विजय सिंह और कह दिया कि किसी को सांसद निधि नहीं दूंगा जब तक पोलिंग बूथ का नतीजा नहीं आ जाता। हर नेता की औकात पोलिंग बूथ पर नजर आएगी। बीनागंज में कार्यकर्ताओं की दरअसल वे बैठक ले रहे थे। जाने की जरूरत नहीं है, हर नेता की औकात हमें पोलिंग बूथ पर नजर आएगी। मेरे पास अभी राज्यसभा के 2.25 साल हैं। मैं किसी को भी सांसद निधि नहीं दूंगा जब तक कि पोलिंग बूथ का नतीजा लेकर नहीं आएगा। रायसेन में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात अंजाम दी गई। महिलाओं ने सोने के गहनों को चोरी कर दिया और पूरी घटना ये जो है सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए कितने शातिराना तरीके से 2 महिलाएं जो हैं ये चेहरा ढककर आती हैं और यहाँ से धीरे से सोने के गहने जो हैं वो पार कर देती हैं। जब दूसरे जो ग्राहक हैं उनका वो सामान देखने में लगे रहते हैं और दुकानदार का ध्यान कहीं और रहता है। इसी दौरान वे यहाँ से पूरे सोने के जेवर से भरा हुआ एक पूरा का पूरा जो डिब्बा है उसको वहाँ से ले जाती हैं और नवनीत ज्वेलर्स ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। मंडीदीप पुलिस मामले की जांच कर रही है। नरसिंहपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। डंपर ने दरअसल यहां पर 2 ट्रैक्टर और बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई जबकि डंपर के ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया। राजेश्वरी शुगर मिल के पास यह दुर्घटना पेश आई।
उधर छतरपुर की बात करें तो यहां पर तंबाकू फैक्ट्री पर छापे की कार्रवाई की गई है और यहां से भारी मात्रा में तंबाकू और केमिकल को जब्त किया गया। पुलिस और खाद्य विभाग ने यहां पर छापे की कार्रवाई की है। सीमा कटहल के नाम से यह संचालित थी तंबाकू फैक्ट्री और ओरछा रोड थाना इलाके का यह पूरा मामला है। कि यहाँ तंबाकू का प्रयोग गुटखा बनाने में किया जा रहा है। मौके पर खाद्य औषधि प्रशासन की टीम के साथ यहाँ पर जांच की गई। जांच में तंबाकू यहाँ पर मिली हुई है और कुछ ऐसे केमिकल मिले हुए हैं जिनका प्रयोग गुटखा बनाने में किया जा सकता है। मौके पर सैंपल लिए गए हैं। जो फैक्ट्री का पता है वो भी किसी अन्य स्थान का यहाँ पर दर्शाया गया है और यहाँ पर फैक्ट्री नियम विरोध ढंग से प्रथम दृष्टया संचालित पाई जा रही थी, जिस कारण मौके पर इसे सील किया गया है। छतरपुर के खजुराहो में कल से नृत्य समारोह की शुरुआत होने जा रही है और रजत जयंती समारोह इस बार ये होने वाला है और इसके वजह से कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जा रहा है। इस नृत्य समारोह की बात की जाए तो ये 26 फरवरी तक चलेगा और संस्कृति विभाग ने कथक कुंभ का यहाँ पर आयोजन कराने का फैसला लिया है। कल 1500 से ज़्यादा कलाकार कथक नृत्य की एक साथ प्रस्तुति देते यहाँ पर नजर आएंगे और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा। इसके अलावा भरतनाट्यम, ओडिशी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। जिस प्रकार से गतिविधियां यहाँ होती रही है, चाहे फिर वो कला वार्ता की हो, नेपथ्य की हो, आर्ट मार्ट की हो, ये सारे करीब 12 अनुषंगों के साथ ये महोत्सव होगा। इस बार विशेष रूप से नृत्य गुरु और शिष्य इन सब लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण या अपने अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त नृत्य गुरु अपनी प्रस्तुति के साथ एक व्याख्यान भी देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा।